नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 11 तारीख है। पिछले 12 घंटे के अंदर जो सारे अपडेट्स हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल से जुड़े, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में एक ऐसे मुद्दे से करना चाह रहा हूं जिसको अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की बात करें या इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं वो एक बेहद गंभीर खतरा बता रहे हैं। देखिए, ईरान से ऐसी खबर आई है, माना जा रहा है ईरान को लेकर एक बेहद भयानक साजिश रची गई थी। एक ऐसी साजिश जिसमें ईरान में लाखों लोगों की मौत हो सकती थी, और न सिर्फ ईरान में बल्कि आसपास के कई देशों में भयंकर हाहाकार मच सकता था। अब ये बात जो है वो कई खुफिया एजेंसीज के थ्रू ईरान को अलर्ट किया गया है, इस तरह की खबर है। खास तौर पर रूस की एजेंसी केजीबी की तरफ से, और ईरान को जो है वो चीन ने भी अलर्ट किया है। यानी रूस भी अलर्ट कर रहा है, चीन भी अलर्ट कर रहा है। और आखिर ये चेतावनी क्या है, आप देखें। जो हमले हुए ईरान में पिछले, आप 3 से 4 दिन की बात लीजिए, जो हमले होते हैं उन हमले में जिन लोकेशंस को टारगेट किया गया उसमें 3 लोकेशंस ऐसी थी जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। देखिए, हमले होते हैं बुशर पर, हमले होते हैं ईरान और चाइना का रेल लिंक जो है उसके ब्रिज को निशाना बनाया गया, और चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया गया जहां पर भारत का 1000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। अब ये 3 लोकेशंस में सबसे अहम बात है ईरान का न्यूक्लियर सेंटर बुशर। देखिए, बुशर का जो प्लांट है वो रूस की मदद से चलता है, वहां रूस के साइंटिस्ट मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि आखिर बुशर के ऊपर टॉमहॉक मिसाइल्स क्यों दागी गई, या बुशर प्लांट पर फाइटर जेट्स ने हमला क्यों किया। देखिए, नतांस, फोर्दो और इस्फहान, ये जो ईरान के तीनों न्यूक्लियर सेंटर्स हैं, यहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट का काम होता था, और इनको पहले से ही निशाना बनाया जा चुका है बंकर बस्टर बॉम्ब से। और यहाँ पर जो है बड़ी मात्रा में मलबा जमा है, और अगर यूरेनियम है तो वो दफन है नीचे। ऐसे में ये तीनों के ऊपर अगर हमला होता भी है तो यहाँ से रेडिएशन का खतरा नहीं है। लेकिन बुशहर ईरान का वो न्यूक्लियर प्लांट है जो एक्टिव मोड में है, और यहाँ से बिजली पैदा की जाती है। और अगर इस पर किसी इसके कोर एरिया को अगर हिट हो जाता है, ये अगर सेंट्रीफ्यूजेस यहां पर हिट हो जाते हैं तो इसका मतलब होगा चेरनोबिल की तरह हादसा जो कि रूस में देखा गया था, और उस समय जो रेडिएशन फैला वो यूरोप तक पहुंचा था और भयानक परमाणु हादसा हुआ था। बिल्कुल चेरनोबिल की तरह क्या कोई हादसा करवाने की कोशिश थी बुशर में? देखिए, इसको लेकर कई अलर्ट्स पहुंच गए हैं ऑलरेडी ईरान के पास। जो खुफिया सर्कल है या जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में इस तरह की चर्चा है। देखिए, ये जो बुशर पर हमले हुए ये बेहद रहस्यमय हमले थे। जो अटैक बुशर पर हुआ, ये बुशर का जो कोर एरिया है उस कोर एरिया के बिल्कुल करीब मिसाइल्स गिरी हैं जो अमेरिका ने दागी। अभी ये भी बड़ा सवाल है कि क्या ये मिसाइल अमेरिका ही नहीं दागी। मैं ऐसा बात क्यों कह रहा हूं वो बताऊंगा आपको। लेकिन देखिए, बुशर के बिल्कुल करीब ये मिसाइल्स अटैक हुए, और हालात ये थे कि जो कोर एरिया की जो बिल्डिंग थी उसमें जब मिसाइल अटैक होता है तो उससे जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो उससे भी जाके टकराए। यानी सीधा मिसाइल ने हिट नहीं किया, लेकिन उसके छर्रे और जो दूसरी चीज़ें निकलती हैं मेटल्स, वो जाके कोर बिल्डिंग से भी टकराए। जिसके बाद बताया जाता है कि रूस और ईरान की खुफिया एजेंसीज के बीच में एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें इस बात का एनालिसिस किया गया कि आखिर बुशर को निशाना क्यों बनाया गया। क्या इस तरह की कोई साजिश थी कि ईरान को झुकाने का कोई रास्ता नहीं है तो बुशर के ऊपर अटैक किया जाए और यहां पर एक बड़ा धमाका हो, हादसा हो और रेडिएशन फैल जाए? क्या ये साजिश थी? देखिए, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी बात है जिसको लेकर अब संदेह खड़ा हो गया। देखिए, इसके पहले जो हमले हुए बुशर में ज़्यादा हमले नहीं हुए थे। जो हमले हुए न्यूक्लियर साइट्स पर, इस्फहान पर हुए, नतांज पे हुए, फोर्दो पे हुए, लेकिन बुशर को निशाना नहीं बनाया गया। और बुशर पर जब हमले हुए भी तो वो कोर एरिया के आसपास थोड़ी दूरी पर हुए, उसके इतने करीब कभी हमले नहीं हुए। रूस ने अपने कई साइंटिस्ट को वहां से हटा दिया, लेकिन अभी भी मौजूद है वहां साइंटिस्ट। इतने करीब पहले कभी हमला नहीं था। बुशर पर हमले का मतलब बेहद भयानक रेडिएशन और भयानक हादसा, एक झटके में लाखों लोगों की मौत हो सकती थी। ऐसे में बताया जा रहा है एक बड़ी बैठक हुई है
खुफिया एजेंसीज जिसमें रशिया की शामिल थी, ईरान की एजेंसीज अधिकारी शामिल थे और चीन के अधिकारियों से भी इस बारे में चर्चा की गई है कि आखिर बुशहर पर निशाना क्यों साधा गया। दूसरी बात, आप बड़े गौर की बात सुनिए। देखिए, 2 हमले जो शुरुआती हमले हुए, अमेरिका ने क्लेम किया साहब हमने हमले किए, 80 ठिकानों पर हमले हुए। दूसरे दिन 190 ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से हमले हुए। हालांकि इसको लेकर भी नए इनपुट्स आने शुरू हो गए कि इन हमलों में क्या इजराइल के फाइटर जेट्स भी शामिल थे, क्या इन हमलों में अरब देश के भी कोई फाइटर जेट शामिल थे। इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए, हालात ये है कि जो तीसरा हमला हुआ, आपने देखा कल जो सुबह सुबह जिस तरह की खबरें आई कि कई धमाके हो रहे हैं ईरान में, और सेंटकॉम की तरफ से कहा गया कि साहब हमने ये हमले नहीं किए। तो अब हमले अपने आप तो हो नहीं गए होंगे। हमले का नेचर एयर स्ट्राइक की तरह था, ये कोई आईडी लगा के धमाके नहीं हुए थे। ईरान में लगातार तीसरे दिन भी धमाके हुए और ये धमाकों को अमेरिका ने क्लेम नहीं किया। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या नेतन्याहू की कोई प्लानिंग है इन धमाकों के पीछे? क्या मिसाइल्स इजराइल की तरफ से भी फायर की गई, खासतौर पर फाइटर जेट से F-35 F-16 का इस्तेमाल किया गया जो इजरायली जेट्स थे, और उसको इस तरह से दिखाया गया कि ये हमले अमेरिका ने किए। ऐसी खबरें कुछ अरब देशों को लेकर भी हैं कि कुछ इस तरह की खबरें हैं कि कुछ अरब देशों से भी फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया है और ईरान पे हमलों में कुछ अरब देश भी शामिल हो सकते हैं। आने वाले दिनों में इसका खुलासा होगा। देखिए, ऐसे में जब नेतन्याहू अगर इस तरह के किसी हमले में शामिल हैं, अगर हैं, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, अगर हैं, ऐसे अंदेशे उठाए जा रहे हैं, ऐसे सवाल, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान के किसी न्यूक्लियर साइट को निशाना बना के एक बड़ी हादसे की प्लानिंग थी? ये बुशहर पर हमले क्या कह रहे हैं? चीन और ईरान की रेलवे लाइन पर हमला क्यों हुआ? जो लाइन आगे चल के चीन तक सप्लाई होती है, सामान सप्लाई हो रहा था, उसमें ऑयल भी जाने शुरू हो गया था और शायद इस तरह का इनपुट था कि वेपन्स भी हो सकता है सप्लाई किए जा रहे हैं इस रेलवे लाइन के थ्रू। इस तरह के सवाल उठते हैं तमाम। अमेरिका का चीन की, ईरान चीन की जो रेल लाइन है आगे चल के कई देशों से गुजरते हुए जुड़ती है चीन से, उस रेल लाइन पर हमला करना, रूस का की सहयोग से जो बुशहर प्लांट चलता है उस पर हमला, भारत के सहयोग से जो चाबार पोर्ट तैयार किया गया है उस पर हमला। यानी ये हमला ईरान पे तो था, लेकिन निशाने पर भारत का इन्वेस्टमेंट भी था, रूस का इन्वेस्टमेंट भी था सीधा सीधा, और चाइना का इन्वेस्टमेंट भी था। ये अपने आप में एक डिफरेंट नेचर का अटैक था। देखिए, गौर करने वाली बात यह है, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं, कि जब भी कोई देश अटैक करता है और ख़ास तौर पर अमेरिका जैसा देश, तो वो जो टारगेट्स होते हैं वो बड़े सोच समझकर उनका चयन किया जाता है। ये जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को समझते हैं। आप पहले के हमले देख लीजिए अमेरिका के, उन हमलों के नेचर में और इस बार के नेचर में थोड़ा अंतर था। चाइना वाला रेल लाइन का नुकसान, बुशहर पर हमले, चाबार पर हमले, ये डिफरेंट नेचर के हमले थे जो इस ओर भी इशारा करते हैं क्या भले अमेरिका का नाम दिया गया और हमले इजराइल की तरफ से किए गए। ये भी बड़े सोचने वाली बात है। अब देखिए, दूसरी तरफ नेतन्याहू के 3 बयान जो पिछले 3 दिनों के अंदर आए। पहले नेतन्याहू ने कहा कि साहब हम जंग के लिए तैयार हैं, वो तो सबको पता है आप तैयार हो, हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। अब इसका कोई बड़ा रिएक्शन नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यह इजराइल कब से कहता चला आ रहा है, अमेरिका कब से कहता चला आ रहा है। ईरान ने वैसी परमाणु बम नहीं बनाया अब तक और ना कोशिश हो रही है, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन दूसरा, फिर देखिए, जब ऐसा लगा कि नहीं ये परमाणु बम वाले बात जो है वो असरदार नहीं है, तो अगले दिन नेतन्याहू क्या कहते हैं कि ईरान जो है वो केमिकल वेपन हो सकता है और ईरान केमिकल वेपन से हमला कर सकता है। यानी अब परमाणु बम वाली बात जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिजेक्ट हो गई, उसका असर होता नहीं दिखाई दे रहा, तो आप केमिकल वेपन पे आ गए। उस तरह के आरोप लगाए जाने शुरू हो गए जो सद्दाम हुसैन पे लगते थे कि भाई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो केमिकल वेपन है, इस तरह की बात शुरू हुई। नेटो की समिट हो रही थी, उसके बीच में इस तरह के बयान आए। उसमें भी ये अंदेशा जाहिर किया गया कि क्या ऐसा तो कोई प्लानिंग नहीं है कि आप ये कहें कि साहब देखिए हमने हमला तो किया था, लेकिन वहाँ पर लोकेशन पे ईरान के केमिकल वेपन रखे थे और वहीं से जो है वो ईरान में हादसा हो गया। देखिए, इस बात को समझिए, ये साजिश है बड़ी हो सकती है। मतलब कि अगर आप ये कहें कि आपने ईरान पर कोई केमिकल अटैक कर दिया, केमिकल वेपन से मान लीजिए किसी देश ने अटैक कर दिया, और उसके बाद आपने क्या कहा कि साहब ये हमने केमिकल वेपन से अटैक नहीं किया, ये तो केमिकल वेपन पहले से ईरान के पास मौजूद था और उसके ऊपर ये मिसाइल गिर गई और उससे ये हादसा हो गया। ऐसा भी अंदेशा कई खुफिया एजेंसीज जता रही हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी गंभीर बात है। इसके अलावा फिर देखिए नेतन्याहू का तीसरा बयान
जो कि कल चर्चा भर छाया रहा, मैंने वीडियो भी बनाया उसमें, कि डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है और वापस जाते वक्त जो है ईरान निशाना बना सकता था उनके फ्लाइट को, और फिर उन्होंने फ्लाइट बदली, अपना नए एयरक्राफ्ट पे चेंज हुआ वो, और शटर्स बंद किए गए और तमाम चीज़ें जो थी वो। यानी आप देखिए नेतन्याहू के ये 3 बयान बताते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर, केमिकल वेपन को लेकर और ट्रंप पर खतरा है इसको लेकर, कि कहीं ना कहीं ईरान को लेकर एक बड़ा प्लॉट तैयार किया जा रहा है जिसमें वो फिट नहीं बैठ रहा है, ये बात अलग है। देखिए हालात असल में क्या है, जो हकीकत है वो ये कि अमेरिका अब इस बात को अच्छी तरह से समझ गया है कि ये जो MOU साइन हुआ है इससे कुछ होना जाना है नहीं। मतलब जो अमेरिका जो चीज़ हासिल करना चाहता है वो इस MOU से तो हासिल नहीं होगी। ये बात अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लेकिन अब हकीकत क्या है कि ईरान के साथ जंग भी नहीं की जा सकती। आप देखिए हमले करते हैं, एक दिन हमला किया, 2 दिन हमला किया, फिर रुक गए। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 3 दिन हमले किए फिर रुक गए। अरे भाई जंग ही कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन जंग इसलिए नहीं हो सकती कि 40 दिन में फिर मुंह की खाई, 40 दिन में पूरे अरब देश जलने शुरू हो गए थे और हॉर्मुज बंद कर देगा। आप देखिए ये बात अब तय हो चुकी है कि ईरान इस जंग में जीत चुका है। आप दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट से जाके पूछिए और ये ईरान को आप नहीं हरा सकते, ये दुनिया का हर डिफेंस एक्सपर्ट आपको समझा देगा। देखिए मैं अमेरिका के लोगों की ही बात कर रहा हूँ। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें HR मैकमास्टर हैं, ये रिटायर्ड यूनाइटेड स्टेट्स के जो है आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल हैं और पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है कहाँ के, अमेरिका के। HR मैकमास्टर आप सर्च कर लीजिए, उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब ये क्या कह रहे हैं अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में, ये कह रहे हैं साहब कि ये जो MOU साइन हुआ है ईरान से, इससे कोई समस्या का हल नहीं होने वाला है, बात नंबर 1। और वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग कभी खत्म ही नहीं होगी। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका लाख कोशिश कर ले वो ईरान को नहीं हरा सकता। ये कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, नहीं तो आप कहेंगे कि मयंक जी कह रहे हैं। कुछ लोग कभी कभी मेरे पे सवाल उठाते हैं। अब ये HR मैकमास्टर है, ये कौन है, फिर से रिपीट कर दूं मैं, रिटायर्ड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल है, आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल हैं और पूर्व NSA हैं। अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होने का आप पद समझ रहे हैं कि किस बड़े पद पे रह चुके हैं साहब। और ये क्या कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान की जंग कभी खत्म ही नहीं हो सकती। यानी कहने का मतलब है अमेरिका ईरान को हरा ही नहीं पाएगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि MOU से कुछ नहीं होने वाला, ये वो कह रहे हैं, NSA कह रहे हैं। यही बात हम जो है वो पिछले पता नहीं कब से, जब जंग शुरू हुई थी तभी से हम समझा रहे हैं, बल्कि उसके पहले से समझा रहे हैं, पिछले 2 साल से, कि अगर हम ईरान पर हमला करोगे तो उसका नतीजा ये होगा कि खुद मुंह की खाओगे, होना जाना है नहीं। अब देखिए ट्रंप से लड़ाई करते बन नहीं रहा, हकीकत ये है। अभी इस बार जब ईरान ने हमले किए, आप देखिए कुवैत पर हमला हुआ, बहरीन पर हमला हुआ, कतर पर हमला हुआ, जॉर्डन पर भी मार दिए 1-2 मिसाइल। ये जो हमले हुए ईरान की IRGC की तरफ से, अब आप ईरान के हमलों का नेचर भी समझिए। मैंने आपको अमेरिका के हमलों का नेचर बताया, अब ईरान के हमलों का नेचर समझिए। ईरान ने जो हमले किए ये उसका फर्स्ट प्लान के तहत हमले हुए थे। ये कहाँ पे हमले हुए जी, अमेरिका के नेवल बेस है उसको उड़ा दिया उसने, 5वां बेड़ा जो था उस पर हमले कर दिए। उसने जो है कुवैत में जो एयर बेसेस हैं उस पर हमले कर दिए। इसके अलावा जो है कतर में एयर बेस है उस पर हमले कर दिए, जॉर्डन में एयर बेस है। यानी टारगेट पे अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेरिकन बेसेस ही थे, वो आम जनता को टारगेट नहीं किया ईरान ने। तो ये पहले स्तर की प्लानिंग थी। जो अहमद वाहिदी कह रहे हैं, ईरान के IRGC प्रमुख जो कह रहे हैं, उनके सोर्सेस से जो खबरें हैं वो खबरें ये हैं कि साहब ये अभी जो हमने हमले किए ये अभी सिर्फ पहले दौर की प्लानिंग थी। अब अगर आप इससे बड़ा हमला करने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद सऊदी के, UAE के, बहरीन के, कतर के सबके गैस प्लांट्स, ऑयल प्लांट जो है वो जलने शुरू हो जाएंगे और ब्रिजेस उड़ने शुरू हो जाएंगे। ये दूसरे लेवल का हमला था। तीसरे लेवल के हमले की तो अभी ईरान ने बात ही नहीं की, वो उसको सरप्राइज ही बनाए हुए है कि तीसरे लेवल का हमला क्या होगा वो मौका आने पर बताया जाएगा। उसका स्पेकुलेशन करना ठीक नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। वो कोई 5 से 10 हज़ार किलोमीटर की रेंज की भी कोई मिसाइल हो सकती है और वो कोई खतरनाक हथियार भी हो सकता है, इसलिए उसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखिए ईरान के इसी प्लानिंग की तहत जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया, 80 पर हमले हुए तो 85 पर ईरान ने हमले कर दिए। इन्होंने 190 हमले कर दिए। बताया जा रहा है 190 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर की गई हैं अरब में अलग अलग देशों पे। ऐसे में हालात ये हैं कि अमेरिका फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि लंबे समय तक ईरान के साथ जंग कर पाए।
खास तौर पर हॉर्मूज में पूरा कंट्रोल ईरान का है। देखिए, लाख कोशिश कर ली अमेरिकी जहाज़ों ने नया रास्ता बनाने की, ओमान के जरिए बिना ईरान की सेना के जानकारी के जहाज़ निकालने की कोशिश की गई। नतीजा क्या हुआ? यूएई के जहाज़ पर हमला हुआ, सऊदी के जहाज़ पर हमला हुआ, पनामा के जहाज़ पर हमला हुआ। ऐसे में हॉर्मूज पर कंट्रोल ईरान का है और इसको किसी भी सूरत में आप जो है ईरान को बाईपास करते हुए तो वहां से जहाज नहीं निकाल सकते, ये बात साफ हो चुकी है। ऐसे में ईरान की तरफ से स्टेटस साफ है। देखिए, इस हमलों ने एक बार फिर, भले बातचीत होती रहे, लेकिन ईरान भी इस बात को अच्छी तरह से जान रहा है कि इस एमओयू का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है और अमेरिका भी इस बात को जान रहा है। अब यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों देश समझ रहे हैं एक दूसरे पर कोई विश्वास नहीं है। दोनों देश समझ रहे हैं कि इस एमओयू से कहीं कोई नतीजा नहीं निकलना चाहता, कोई कहीं पहुंचना नहीं चाहिए। ऐसे हालात में आखिर ये एमओयू और चर्चा जो बैकडोर से कल से फिर से कोशिशें हो रही हैं कि फिर से चर्चा शुरू हो जाए, इसका मकसद क्या है? क्या ईरान को वक्त चाहिए? कोई चीज़ बन रही है ईरान पे, उसको और तेज़ी से बनाने के लिए, आप समझ सकते हैं? या फिर कोई ऐसा अमेरिका का प्लान है कि इलेक्शंस ख़त्म हो? देखिए, नेतन्याहू और ट्रम्प के बीच में ऑलरेडी फ़ोन पे कई डिस्कशंस हो चुके हैं, खासकर इन हमलों के बीच में, और अगले दौर में बैठक भी होनी है। सेंटकॉम के अधिकारी मोसाद के टच में हैं, इजरायली फोर्सेस के टच में हैं और एक बड़ा प्लान ईरान को लेकर तैयार कर लिया गया। अब सवाल ये है कि उसका एग्जीक्यूशन कब होता है? अमेरिका में जो मिड टर्म पोल्स हैं, जो उसको उसके बाद, या प्लान क्या है? किस तरह से अमेरिका ईरान के यूरेनियम को एड्रेस करना चाहता है और हॉर्मूज में कैसे हॉर्मूज को मेंटेन रखा जाए, ये बड़ी चैलेंज है। और रूस के जो ऑयल रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, उसके बाद हॉर्मूज को बंद करना डोनाल्ड ट्रंप एफर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कई लोग कि भाई, जब आप जंग नहीं कर सकते तो ये हमले क्यों करते हैं बीच में? अगर जंग करना ही है तो एक बार पूरी जंग करके देख लो। पूरा ईरान जंग करने को तैयार है, 9 करोड़ लोग जंग करने को तैयार हैं। वो देख ली तस्वीरें पूरी दुनिया में कि जिस सत्ता का परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं लीडर के जनाजे में करोड़ों लोग शामिल हो गए। और ना सिर्फ ईरान में, बल्कि इराक से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग ईरान पहुँचे, जंग के बीच पहुँचे। और वो जो फ्यूनरल देखा गया जनाजे का, उसके बाद कहा जा रहा है कि ऐसा जनाजा तो जो है वो आज तक किसी ने देखा ही नहीं। इस बीच में हालात ये हैं कि ईरान को लेकर एक बड़ी साजिश तैयार है जो न्यूक्लियर खतरे पर रेडिएशन तक जा सकती है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।